बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका बायोलॉजी का टीचर मुबशर हसन। हम क्लास 9 चैप्टर 7 मेटाबॉलिज्म को डिस्कस कर रहे थे और कल हमने SLO नंबर्स 8 स्टार्ट किया है और हमारा ये लास्ट SLO था। अच्छा, हमारा जो लास्ट SLO था वो क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने ये बात की थी कि फूड के अंदर जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं ATP के अंदर। वो एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है और ATP के अंदर कन्वर्ट होती है और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे? सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, फिर हमने कहा कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये दो तरह से है। हमने कहा एक इसकी टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक इसलिए कह रहे थे क्योंकि इसमें इस्तेमाल होती थी ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता था, हम इसे एरोबिक कह रहे थे। और इसमें हमने 4 स्टेप्स पढ़े थे: ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, पायरूवेट ऑक्सीडेशन, इसके लिए एक और नाम भी है एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्मेशन, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि ETC। अच्छा, उसके साथ हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस किया। एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने कहा ये वो प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है और ये प्रोसेस, ये वाला जो प्रोसेस है प्रिमिटिव प्रोसेस है, बहुत ही एंशिएंट है, पुराना है। अच्छा, इसके साथ हमने देखा कि इसका जो पहला स्टेप है वो ग्लाइकोलाइसिस है और इसका दूसरा स्टेप जो है वो फर्मेंटेशन होता है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जी, हमने ग्लाइकोलाइसिस की बात की कि ग्लाइकोलाइसिस क्या प्रोसेस है, अगेन से हम इसे डिस्कस करेंगे। एंड द फर्मेंटेशन प्रोसेस हमने डिस्कस किया। इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन डिस्कस की और हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बातें की थी। आज इसी SLO को हमने कंटिन्यू करना है। इसका जो दूसरा कंटेंट है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने 4 स्टेप्स की बात की थी। हमने ऑलरेडी बात की है कि ये वो प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। इसके लिए 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट हमने कहा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। नंबर सेकंड पे हम कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A फॉर्मेशन, इसको हम पायरूवेट ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। नंबर 3 पर हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल। और नंबर 4 पर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिखते हैं। ये 4 स्टेप्स हैं जो हम एरोबिक रेस्पिरेशन में देखते हैं। इसमें 1 बाय 1 हम देखते हैं जी। नंबर फर्स्ट पर हमने डिस्कस करना है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की कल भी हमने बात की थी। पहली बात तो मैं ये लिखता हूं कि ये वाला जो रिएक्शन है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है। अच्छा, उसके बाद हमने इसके लिए देखा था कि ये क्या प्रोसेस कर रहा है। लाइक हम ये कह रहे हैं एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, ये कन्वर्ट हो रहा था किसके अंदर? 2 पायरूविक एसिड के अंदर। ये बात हमने कल डिस्कस की है। 2 पायरूविक एसिड मॉलिक्यूल बना रहा है और प्लस यहां पर हमने कहा 2 ATP बनाते हैं। 2 ATP बनाते हैं और प्लस देखिएगा हमने कहा 2 NADPH भी बनाते हैं। अच्छा, इसके साथ और क्या मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं? हमने कल बात की है कि इसका मतलब है 2 ADP आते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं ATP में। तो जाहिर सी बात है यहां पर 2 फॉस्फेट भी आएंगे।
2 फॉस्फेट भी आएंगे। अच्छा, उसके बाद 2 NADPH बने हैं तो प्लस यहाँ पर 2 NADH डी पॉजिटिव ये भी होंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन कौन से मॉलिक्यूल थे, 2 NAD, 2 ATP, 2 फॉस्फेट, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। अच्छा, ये जितने मॉलिक्यूल हमने लिखे हैं ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इसे हम इनपुट मॉलिक्यूल्स कहते हैं, यानी कि ये हमारी इनपुट है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये इनपुट है, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो ग्लाइकोलाइसिस में शामिल हो रहे हैं। और ये जो मॉलिक्यूल बने हैं ये हमारी क्या है, इसे हम लिखेंगे ये आउटपुट, ये आउटपुट आ गया। 2 पायरुविक एसिड, 2 ATP, 2 NAD। हमने पायरुविक एसिड के लिए कल फार्मूला मेंशन कर लिया था, C3H4O3। तो ये 2 मॉलिक्यूल है। ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ पर हुआ है, साइटोप्लाज्म के अंदर। देखिए, हमने कहा ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म में होगा और दोनों में ग्लाइकोलाइसिस होगी। तो ये उसका पहला स्टेप जो हमने डिस्कस किया है, यानी कि वो ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमने याद रखनी है ये बात कि ATP कितने बने हैं और NADH कितने बने हैं। इसको NADPH हम नहीं मेंशन करेंगे, ये मॉलिक्यूल NADH है, NADH। और कितने NADH बने हैं, 2 NADH बने हैं। यहां पर देखिएगा 2 NAD से 2 हाइड्रोजन जो है वो कहां से लिए गए हैं, ग्लूकोज से लिए गए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होती है। और ये ऐसा भी नहीं होता कि एक ही स्टेप में सारे रिएक्शन हो जाते हैं, इसमें मल्टीपल सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं, जिसके बाद एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट और ATP और NADH बन रहे होते हैं। अच्छा, ये हमारा प्रोसेस था ग्लाइकोलाइसिस का। जो दूसरा प्रोसेस है उसे हम क्या लिखेंगे, नंबर 2 पर एसिटाइल कोएंजाइम A फॉर्मेशन। इसी को हम पायरुवेट ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर भी हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। जब भी हाइड्रोजन रिलीज होगा तो हम क्या बोलते हैं, उसको ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। तो इसको हम कल एसिटाइल कोएंजाइम A फॉर्मेशन या फिर ऑक्सीडेशन भी कह रहे थे। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, अब ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास कितने 2 पायरुविक एसिड बने हैं, 2 पायरुविक एसिड बने हैं। हम पायरुवेट भी कहते हैं, पायरुविक एसिड भी कहते हैं। अच्छा, दोनों पायरुविक एसिड से सबसे पहले क्या होगा, 2 एसिटाइल ग्रुप बनेंगे, 2 एसिटाइल ग्रुप्स बने हैं। 2 एसिटाइल ग्रुप, पायरुविक एसिड और एसिटाइल ग्रुप में क्या फर्क आ रहा है। अब देखिएगा, पायरुविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और एसिटाइल ग्रुप जो है 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। यहां पर क्या हुआ है, 2 एसिटाइल जब बने हैं तो प्लस यहां पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुई है और इसके नतीजे में साथ 2 NADH भी बने हैं, 2 NADH भी बने हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 NADH। अब देखिए, NADH बना है तो इसका मतलब यहां से हाइड्रोजन रिलीज हुई है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर प्लस 2 NAD पॉजिटिव का इस्तेमाल भी हुआ है यकीनन। तो ये हमारा पहला स्टेप था। अच्छा, दूसरे स्टेप के अंदर यहां पर क्या होता है, यानी कि ये जो 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बने हैं, इनके साथ क्या होता है, जाहिर सी बात है, इसमें आप देखिएगा
यहाँ पर अभी एसिटाइल ग्रुप बने, एसिटाइल ग्रुप, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं है, ये एसिटाइल ग्रुप है। इसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। इसके साथ क्या हो रहा है, +2 कोएंजाइम ए ऐड हो रहे हैं। 2 एसिटाइल ग्रुप्स हैं और इसमें 2 एसिटाइल कोएंजाइम ऐड हो रहे हैं। यहां पर 2 एसिटाइल ग्रुप की बात कर रहे हैं। अच्छा, होता क्या है कि अब दोनों मॉलिक्यूल के अंदर 2 कोएंजाइम ए ऐड होंगे, तो ये बन जाएंगे 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। अच्छा, हमने ग्लाइकोलाइसिस के लिए ये बात की कि ग्लाइकोलाइसिस में वो जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है, वो हमने कहा साइटोप्लाज्म में। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये कहाँ होता है, याद रखिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, आपने ये बात याद रखनी है, कौन सा प्रोसेस कहाँ हो रहा है। एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। अच्छा, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पर बन जाते हैं। तो आप देखें इस पूरे प्रोसेस के अंदर इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, आप देखें जरा। यहां पर 2 पायरुविक एसिड आ रहे थे, प्लस इनपुट में 2 कोएंजाइम ए है, प्लस इनपुट के अंदर 2 NADH है, और बन क्या रहा है यहां पर, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 2 NADH। तो ये 3 तरह के जो मॉलिक्यूल हैं ये हमारी आउटपुट है, और ये 3 तरह के मॉलिक्यूल जो हैं वो इनपुट है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि बेसिक हमारा जिसके साथ मकसद है वो NADH के साथ है और एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ है। अच्छा, इसके बाद ज़रा देखिएगा, जो तीसरा स्टेप है हमारा उसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स एक साइंटिस्ट का नाम था, सर हैंस क्रेब, उन्होंने ये डिस्कवर किया था। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें भी मल्टीपल रिएक्शन होते हैं, यानी कि इसके लिए मैं लिख रहा हूं ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, क्रेब साइकिल। इस क्रेब साइकिल के अंदर क्या होता है, इसमें याद रखिएगा ये जो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बने हैं इसका रोल होगा, और मल्टीपल रिएक्शन होंगे। अगर देखें तो 9 स्टेप्स उसमें होते हैं। अच्छा, अब देखते क्या है कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ होगा क्या। 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए है। अब इस स्टेप में होगा क्या, देखिएगा, इसमें बनेगा जी यहां पर 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए है, तो यहां पर आपने देखना है कि 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है, और आपने देखना है 6 NADH के मॉलिक्यूल है। दोनों एसिटाइल ग्रुप की बात हम कर रहे हैं। एक क्रेब साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज होता है, लेकिन अगर 2 क्रेब साइकिल होंगे तो दोनों एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज होंगे। अच्छा, इसके नतीजे में प्लस क्या बनते हैं, 2FADH2 बनते हैं। अच्छा, इसके साथ हमने याद रखना है +2 ATP भी बनते हैं। क्या क्या अच्छा यहां पर हमारे कंटेंट बन रहे हैं जी, आउटपुट में देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड है, NADH है, FADH है और ATP है। ये हमारी आउटपुट आ गई और ये इनपुट आ गई। अच्छा, इस इनपुट में हमने एक और मॉलिक्यूल याद रखना है, प्लस यहां पर 3 वाटर के मॉलिक्यूल भी ऐड होते हैं। प्लस जाहिर सी बात है ATP बने हैं तो ADP भी आएंगे, तो मैं लिखता हूं 2 ADP, यहां पर 2 ADP भी इस्तेमाल हुए। प्लस जरा देखिएगा FADH2 बने हैं, इसका मतलब है प्लस 2 FAD पॉजिटिव भी आते हैं, और NADH बने हैं, 6 NADH बने हैं, तो इसका मतलब 6 NAD पॉजिटिव भी आएंगे, प्लस 6 NAD पॉजिटिव। जो जो यहां पे बन रहा है उसके अकॉर्डिंग यहां पर हमने इनपुट लिख लिया है।
और ये जो प्रोसेस है हमने कहा है कि ये सीरीज ऑफ प्रोसेस है, कोई एक सिंगल रिएक्शन नहीं होता, मल्टीपल रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर ये काम हो रहा होता है। अच्छा, तो यहां पर हम मेंशन कर लेते हैं जी, हमारे पास ये हमारी हो गई इनपुट और ये सारा आउटपुट है। इनपुट में क्या है जी, 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, 2 FAD है, 3 H2O, 2 ADP, 6 NAD, और यहां पर 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 NADH, 2 FAD, H2, 2 ATP। और यहां पर आप देखें ये जो कोएंजाइम हैं ये भी रिलीज हो जाते हैं, तो इसको हमने भी साथ याद रखना है। ये क्रेब्स साइकिल था। क्रेब्स साइकिल के बाद जो 4th स्टेप है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। 4th नंबर पे हम लिख रहे हैं जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ATC कहते हैं। और भी मुख्तलिफ नाम है इसके। ATC हम कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहते होते हैं। अब इसमें बेसिकली होना क्या है, इसके पास मल्टीपल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। नंबर 1 पे मैं क्या लिख रहा हूं, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, ये डिफरेंट प्रोटीन हो सकती हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैरियर है तो इसके नतीजे में क्या होना है, नंबर 2 पर हम देखते हैं कि यहां पर 2 तरह के मॉलिक्यूल बनेंगे, एक यूज होंगे, एक को हम कहेंगे NADH यूज होते हैं, और साथ दूसरे नंबर पर FADH2 इस्तेमाल होते हैं। ये NADH FADH कहां से बने थे, मैं इसको यहां पर मेंशन कर रहा हूं अगेन से। ये ग्लाइकोलाइसिस में बने थे, ये एसिटाइल कोएंजाइम A फॉर्मेशन में बने थे, और ये क्रेब्स साइकिल में बने थे। इनकी यूटिलाइजेशन होगी, इनसे इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे तो उससे क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन जैसे पास करेंगे उनसे एनर्जी रिलीज होगी और उससे ATP बनाए जाएंगे। तो हम यहां पर देखते हैं नंबर 3 पर, एक NADH जब अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कितने ATP बनाएगा, ये 3 ATP बनाता है। यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का तीसरा पॉइंट है। नंबर 1 पे हमने कहा इसके पास मल्टीपल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, कहां से, फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल से, हाई एनर्जी लेवल से किसकी तरफ, लो एनर्जी लेवल की तरफ, तो इससे एनर्जी रिलीज होती है। किससे एनर्जी रिलीज होती है, NADH और FADH। यानी कि वो एनर्जी बेसिकली कहां से आ रही है, वो एनर्जी NADH और FADH में मौजूद थी, उसने इलेक्ट्रॉन को दी। इलेक्ट्रॉन जैसे ही पास करता है और वह जैसे इलेक्ट्रॉन गुजर रहा होता है, और NADH के जो इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं वो कितने, 3 ATP बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर हम देखते हैं FADH2। इसके जो इलेक्ट्रॉन है जैसे पास करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, उसकी वजह से 2 ATP बनते हैं। अब देखें, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट MCQ हैं, आपने नोट करने हैं। दोनों 3 ATP और 2 ATP, यानी कि FADH कितने ATP बनाता है, 2 ATP, और NADH कितने ATP बनाता है, 3 ATP। ये दोनों इंपॉर्टेंट MCQ हैं। और नंबर 5th वन पे देखिएगा, जो 5वां स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, वो क्या है,
जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर रहे हैं हम लिखते हैं फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, ये याद रखिएगा, ये ऑक्सीजन है। और याद रखिएगा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यानी कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन। जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से आए हैं वो हम कह रहे हैं कि फाइनली किसने एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ने ले लेने। अब देखिए ऑक्सीजन कहाँ यूज हुई है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। यहां पर हमने याद रखना है कि ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल होता है ना एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो किस में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया। और इसके बाद हम देखेंगे लास्ट पे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हम उसमें लिखेंगे यूजेस ऑफ एटीपी। आप देखें हमने जब एटीपी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, हमने उसमें एटीपी की इंपॉर्टेंस डिस्कस की थी। तो यहां पर देखिएगा एटीपी कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है। देखें नंबर फर्स्ट, एटीपी जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं उसमें इस्तेमाल होता है। सेलुलर एक्टिविटीज इसमें इस्तेमाल होता है। और इसके साथ नंबर सेकंड पर ग्रोथ, जब भी सेल ग्रो कर रहा है उसकी ग्रोथ में इस्तेमाल होता है। जब सेल रिपेयर कर रहा है तब भी ये इस्तेमाल होता है। नंबर 3 पर देखिएगा, जब एनिमल के मसल्स की मूवमेंट होती है, मसल की कंट्रैक्शन होती है, तब भी ये इस्तेमाल होता है। मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, मसल कॉन्ट्रैक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 4, जैसे मैसेजेस जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो मैसेज न्यूरॉन लेके जाता है, उस न्यूरॉन के उस मैसेज को हम नर्व इंपल्स कहते हैं। तो नर्व इंपल्स के लिए भी एनर्जी इस्तेमाल होती है। नर्व इंपल्स के लिए भी एनर्जी का इस्तेमाल होता है। नंबर 5 देखिएगा, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या करते हैं, ग्लैंड से सेक्रीशन होती है। किसकी सेक्रीशन होती है, हार्मोन्स की सेक्रीशन। यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन्स की सेक्रीशन करते हैं। तो हार्मोन की सेक्रीशन में भी क्या होती है, एनर्जी का इस्तेमाल होता है। नंबर 6 हमारा ब्रेन है। ब्रेन जितनी भी एक्टिविटीज करता है वो एक्टिविटीज के लिए क्या करता है, एटीपी का इस्तेमाल करता है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ब्रेन फंक्शन। ब्रेन के फंक्शन में हम कहते हैं मैक्सिमम जो एनर्जी आती है वो किससे आती है, और आपकी बुक ने लिखा है 25% ऑफ एनर्जी जो है वो एटीपी से आती है ब्रेन के फंक्शन के अंदर। तो आपने ये देखना है कि ये यूज ऑफ एटीपी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हम चलते हैं जी अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है नंबर फर्स्ट, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आए तो हमने एज इट लिखना है, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर इसके स्टेप्स को एलिस्ट करेंगे, और उसके बाद 1 बाय 1 इनके स्टेप्स को हमने राइट अप करना है। अच्छा, नंबर फर्स्ट पे ग्लाइकोलाइसिस आ गया। हमने ऑलरेडी कल बात की, ग्लाइकोलाइसिस इटसेल्फ एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और इसमें से एमसीक्यू भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, कौन कौन सा एमसीक्यू आ सकता है। जैसा कि हमने कहा कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बनते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ पर होता है, ग्लाइकोलाइसिस में कितने एनएडीएच बनते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में कितने ग्लूकोज इस्तेमाल होते हैं, एक ग्लूकोज इस्तेमाल हो रहा है एक ग्लाइकोलाइसिस के अंदर,
फिर इनपुट और आउटपुट के हवाले से हमने बात कर ली है। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। नंबर सेकंड पर आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं कि यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन है जी एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्मेशन, यानी कि इसे हमने क्या बोला था, पायरूवेट ऑक्सीडेशन भी कहा। अच्छा, इसके अंदर देखो शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और एमसीक्यू भी हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं। यानी कि एक पायरुविक एसिड से कितने NaDH बनते हैं, तो एक पायरुविक एसिड से 1 NaDH, 1 पायरुविक एसिड से 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। यहां पर हमने 2 लिखे हैं, 2 पायरुविक एसिड हैं तो जाहिर सी बात है 2 कार्बन डाइऑक्साइड 2 NaDH, तो एक से कितने बन रहे हैं, ये हमारे एमसीक्यू। फिर ये प्रोसेस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट था। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गया और एमसीक्यूज भी आ गए। क्रेब्स साइकिल इटसेल्फ एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसी तरह से इसमें भी एमसीक्यूज आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन क्रेब्स साइकिल और ड्रॉ क्रेब्स साइकिल और राइट डिफरेंट स्टेप्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। इनपुट और आउटपुट आपसे पूछी जा सकती हैं, और इसमें भी आपने याद रखना है कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, 6 NaDH बना रहे हैं, तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में कितने NaDH बनाएगा, 1 से 3 बनेंगे। 2 से 6 बन रहे हैं तो 1 से 3 बन रहे हैं। इसी तरह 1 एसिटाइल कोएंजाइम में 1 FADH बनाएगा, 1 एसिटाइल कोएंजाइम में डायरेक्टली 1 ATP बनाएगा। तो ये बात हो रही थी, और ये हमने एक्स्ट्रा इसमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है कि वाटर 3 वाटर भी इसकी एडिशन होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज। देन आ जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा, क्रेब्स साइकिल के लिए आप मेंशन कीजिएगा क्रेब्स साइकिल का जो प्रोसेस होता है ये कहां पर होता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ये प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर होता है, तो मैं मेंशन कर रहा हूं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, इसमें पहला स्टेप हमने देखा, देन दूसरा, तीसरा और 5 स्टेप हमने इसमें मेंशन किए हैं, और ये इटसेल्फ खुद एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इसमें से एमसीक्यू भी आते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके पास 5 स्टेप इसके लिखे हैं, तो 5 आपने मेंशन करने हैं। और उसके बाद आ जाता है यूज ऑफ एटीपी। तो यूज ऑफ एटीपी के हवाले से हमने लास्ट टाइम भी बहुत सारी बातें की थी, अभी भी हमने 6 बातें यहाँ पर स्किल कर लेंगे। 6 यूजेस हमने देख लिए हैं कि एटीपी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। अच्छा, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनते हैं। आपने यकीनन इसको सॉल्व कर लिया होगा। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमारी बुक में लिखा हुआ है कि टोटल 36 एटीपी का हमें गेन होता है। 2 बातें होती हैं, प्रोड्यूस कितने हुए हैं और नेट हमारे पास कितने हैं। तो जो नेट हमारे पास बचते हैं वो कितने होते हैं, 36 एटीपी होते हैं ग्लूकोज। और मैंने आपसे कहा था आपने देखना है यूकैरियोटिक सेल में भी और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो ये जो मैंने बात की है ये यूकैरियोटिक सेल की है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में देखें तो कितने होंगे, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 एटीपी का नेट गेन होगा प्रोकैरियोटिक सेल में। इसका मतलब यहां पर भी 2 यूज हुए हैं, 2 का यूज यहां पर हुआ है, यानी कि 2 एटीपी यहां पर यूज हुए हैं और 2 एटीपी यहां पर यूज हुए हैं। अगर टोटल प्रोडक्शन देखी जाए तो यहाँ पे 38 थी और यहाँ पे 40 होती है। तो यहाँ पे हमने जो लिखी है इसे नेट का वर्ड आपने याद रखना है, ये नेट है जो हमें बच जाती है। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर 7 है मेटाबॉलिज्म का वो कंप्लीट होता है। कल हमने एक्सरसाइज को डिस्कस करना है। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल मिलेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।